नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, फिर से एक बार मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फिजिक्स पार्ट 27 के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। इसके पहले मैंने जितनी भी सीरीज़ कराई हैं आप उनको जाकर देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ मैंने टॉपिक्स भी कराए हैं, तो आप चाहें तो जाके उन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान से देखते हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे के सारे बिंदुओं को कवर करूंगा। तो ठीक है मित्रों, डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक पर क्लिक करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। एक तरल की बूंद किस वजह से गोलाकार आकार ग्रहण करती है? देखिए, जो हमारे पानी के अणु होते हैं उनके मध्य में एक प्रकार का बल लगता है जो एक दूसरे से इनको बांधे रखता है। इस बल को हम कहते हैं ससंजक बल। तो देखिए, जो कॉर्नर के जो अणु हैं उन पे एक तरीके से दो डायरेक्शन में बल लग रहा है और इन पे तनाव ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से इनका जो आकार होता है वो कम होने लगता है, छोटा होने लगता है। और आपको पता है कि गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए ये गोलाकार आकार लेने लगते हैं। तो इसका उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव या सरफेस टेंशन। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्य नहीं किया जाता है जब, देखिए, एक व्यक्ति क्षैतिज सड़क पर चल रहा है, एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति अपने सिर पर भार रखकर एक क्षैतिज सड़क पर चल रहा है, और चौथा दिया है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, जो पहला कथन है कि व्यक्ति क्षैतिज सड़क पर चल रहा है, तो इसमें जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखिए, अगर ये व्यक्ति है, अगर हम मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो चल रहा है, तो देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो जो थीटा है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमको पता है कि F इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है और जो तीसरा स्टेटमेंट है दोनों के लिए सेम केस है, दोनों में थीटा 90 डिग्री है, इसलिए केवल 1 और 3 के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। तो चलिए 1 और 3, हाँ, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह सही क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित इकाइयों की लंबाइयाँ बढ़ती हैं? सबसे पहले देख लीजिए, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। माइक्रोन क्या होता है? 10 की पावर -6 मीटर। नैनोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर। अब इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं दे सकते हैं। तो हमको जो है लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, कि लंबाइयाँ कैसे कैसे बढ़ रही हैं। तो सबसे छोटा इसमें होगा एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 नंबर, फिर होगा नैनोमीटर मतलब 3 नंबर, और फिर होगा माइक्रोन मतलब 2 नंबर। तो 1, 3, 2 मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी पिंड की गति के लिए स्थान समय ग्राफ नीचे दिया गया है। तो देखिए, ग्राफ जो है वो इस तरीके का ग्राफ है। देखिए, ये जो हमारा है वाई एक्सिस, इसको हम एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको हम टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ये आप मान लीजिए कि 1 सेकेंड है, ये आपका 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहाँ पर क्या है आपका, ये है 10 मीटर, यहाँ पे क्या है 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, कुछ इस तरीके से है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इस ग्राफ में क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि जो दूरी का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 10, और जब आप टाइम का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 1, और चाल हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हर केस में जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उस केस में जो हमारा त्वरण होता है वो 0 होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक गेंद को 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले एक उपग्रह से गिराया जाता है, तो वह गेंद, देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वह उस समय उपग्रह के स्पर्श रेखा के रूप में एक सीधी रेखा के साथ समान गति से गति करना जारी रखेगी। बी कह रहा है कि उपग्रह की मूल कक्षा के साथ समान गति से आगे बढ़ना जारी रखेगी।
सी बता रहा है धीरे धीरे धरती पर गिरेगी, और डी बता रहा है अंतरिक्ष में बहुत दूर चली जाएगी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यह क्या करेगी, उपग्रह जिस ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है, उसी के साथ समान गति से आगे बढ़ना अपना जारी रखेगी। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समान गति वाले एक हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जाएं समान होती हैं। बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, गति में एक पिंड की कुल ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जितना उसे विराम अवस्था में लाने के लिए किया जा सकता है। और अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, मतलब अगला ऑप्शन हम देखते हैं। जब ऊर्जा शून्य होती है तो पिंड गति नहीं कर सकता है। तो अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है या सही हैं। तो देखिए हम जानते हैं जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो होती है हाफ mv²। अब जैसे कोई भारी चीज़ है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, कोई हल्की चीज़ है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गतिज ऊर्जा बराबर होगी, जी नहीं, बराबर नहीं होगी, गलत हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि गति में एक पिंड की कुल ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जितना उसे विराम अवस्था में लाने के लिए किया जाता है, गलत बात है। तीसरा क्या कह रहा है, जब ऊर्जा शून्य होगी तो पिंड गति नहीं कर सकेगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जब आपकी ऊर्जा शून्य होगी, ठीक है, उस समय पिंड बिल्कुल गति नहीं कर सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कार वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है और एक मोड़ लेती है। यदि R1 और R2 क्रमशः आंतरिक और बाहरी पहियों पर प्रतिक्रिया है तो इनका संबंध क्या होगा। देखिए जो R1 हमारा होगा, R1 हम जब निकालेंगे तो ये हमारा आता है m/g/2 1 - v² h/RGA, ठीक है। और जब हम R2 निकालते हैं तो R2 होता है mg/2 1 + v² h/RGA। देखिए अब ये फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ, आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, इसको बहुत डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिख दिया हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा बड़ा होगा। तो देखिए जो इसका उत्तर होगा वो होगा R1 = R2, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 - v² h है, यहाँ पर 1² v + h है, तो R2 बड़ा होगा, R1 छोटा होगा। और इसी वजह से हमारी जो गाड़ी होती है वो संतुलित हो जाती है और हम मोड़ पर आराम से अपनी गाड़ियों को मोड़ पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेसन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पॉवेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप मेसन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जान सकते हैं कि देखिए जो मेसन होता है वो क्वार्ट्ज प्लस एंटी क्वार्क QUARK ये है, क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क का मिक्सचर होता है। ये हाईली अनस्टेबल होता है। और सबसे पहले एक जापानी वैज्ञानिक थे युआका हिदेकी, उन्होंने इसको थ्योरेटिकली बताया था। उसके बाद एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे सिविल फ्रैंक पॉवेल, जिन्होंने 1947 में कॉस्मिक रे पार्टिकल का जब प्रयोग कर रहे थे तो उसमें इन्होंने इसको खोजा। देखिए जो मेसन की लाइफ होती है बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻8 से लेके 10⁻22 सेकेंड तक होती है। क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है इसलिए इसका लाइफ बहुत कम होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी, बैकरेल के द्वारा की गई थी। देखिए अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो उनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानते हैं। उन्होंने अपना रदरफोर्ड मॉडल दिया था। मैडम क्यूरी की बात करें तो मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। देखिए समय अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है, लेकिन जो संवेग है ये अदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि है, क्योंकि संवेग बराबर होता है m/v, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धारा प्रवाहित होने वाले एक सीधे लंबे सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र
कैसा होता है? तो देखिए वो प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। देखिए सोलेनॉइड कुछ और नहीं होता है, एक आप लोग चीनी मिट्टी जानते होंगे, कुछ उस तरीके का पात्र होता है और उस पर हम इस तरीके से कॉपर के तार को लटका देते हैं और फिर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सोलेनॉइड की रचना होती है। इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो हमारा करंट होता है वो समान होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हीटर में कॉइल किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो होता है निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, जिसमें 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम होता है। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्वात में केवल गुरुत्व की क्रिया के तहत एक पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, तो निम्नलिखित में से क्या गिरने के दौरान स्थिर रहता है? देखिए उस समय टोटल मैकेनिकल एनर्जी काम करती है और जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर। देखिए ये हमारे ट्रांसफार्मर की रचना होती है। ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई, ठीक है, और यहाँ पे हमारी सेकेंडरी कॉइल हो गई। जब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में, ये हमारी सेकेंडरी है, ये हमारी प्राइमरी है, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी सिद्धांत को हम म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर डाला गया दाब सबसे अधिक कब होगा? देखिए आपको पता है P = F/A। एरिया जब आपका कम होगा, आपका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। अब आप ऑप्शंस में देख लीजिए कि सब क्षेत्रफल किसमें कम है। जब एक आदमी ज़मीन पर लेट जाता है, देखिए क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये उत्तर नहीं है। जब वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होता है, देखिए यही हमारा जवाब है। जब अंगूठे पर खड़ा होगा उसका एरिया मिनिमम हो जाएगा, प्रेशर उस समय मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी पर एक पिंड का द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। जब चंद्रमा पर मापा जाता है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए आपको बेवकूफ़ बनाने वाला प्रश्न है। कुछ लोग जल्दी से इसको 1 kg बताने लगेंगे क्योंकि g की वैल्यू g/6 हो जाती है चंद्रमा पर, लेकिन यहाँ पर उसके द्रव्यमान की बात की जा रही है, भार की बात नहीं की जा रही है। देखिए जो भार होता है वो होता है m/g और जो हमारा द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट होता है, तो 6 kg ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब आप एक विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को बाहर निकालते हैं तो आप अक्सर एक चिंगारी देखते हैं। यह किस गुण से संबंधित है? देखिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को संग्रहित करके रखता है। तो जब हम प्लग निकालते हैं तो वही जो हमारे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, वही चिंगारी के रूप में निकलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में AC आउटपुट देता है। देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है कि उसका जो प्राइमरी पावर है और जो सेकेंडरी पावर है वो कांस्टेंट होता है, और पावर मतलब V/I, VS/IS = ये हो गया हमारा प्राइमरी, VP/IP। ठीक है, जो हमारा P है प्राइमरी है, S मतलब सेकेंडरी है। तो स्टेप डाउन क्या करता है कि जब इसमें आप हाई इनपुट वोल्टेज देंगे तो लो इनपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज अगर वो लो रहेगा तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, तो इनपुट से अधिक करंट हमको प्रोवाइड करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। और एक हमारा उपकरण होता है जो घर में हम लोग लगाते हैं, इन्वर्टर। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं कि इन्वर्टर उतना बड़ा हो, इन्वर्टर छोटा भी बनाया जाता है। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है? DC को AC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन B है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चुंबकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी में आते हैं? देखिए गैर संपर्क बल। कारण क्या है कि देखिए इन बलों को किसी भी वस्तु को आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार के फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनको हम गैर संपर्क बल भी कहते हैं। ये मुझे प्रश्न इसलिए भी अच्छा लगा कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गैर संपर्क बल है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की श्रृंखला पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।